आइए आज हम लोगों को पढ़ना है राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। इंग्लिश में देखें तो राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो राउल्ट लॉ और हेनरी के नियम का एक स्पेशल केस है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील घटक का वाष्प दाब Pi = xi/Pi0 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो राउल्ट का नियम क्या बताता है कि अगर कोई विलयन है तो उसमें जो वाष्पशील घटक होता है, जो वाष्पित हो सकता है, तो उसके अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो उसको Pi कह रहा है, वो बराबर होता है उसके मोल अंश और गुणे उसके अकेले में दाब के। Pi0 का मतलब जब वो अकेले हो तब जितना दाब होगा उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में गैसीय घटक इतना वाष्पशील है कि वो गैस के रूप में ही रहता है तथा हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता हेनरी के नियम से निर्धारित होती है, जिसके अनुसार P = kHx होता है। तो अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि किसी द्रव में गैस के विलयन प्रकरण में कोई अगर द्रव है और उसमें गैस का विलयन है तो उस स्थिति में क्या होगा। आप देखिए दोनों बातों को समझिए कि राउल्ट नियम में क्या है कि कोई विलयन है तो उसमें वाष्पशील जो घटक है, यानी जो वाष्प बन रहा है, एक तरह से गैसीय अवस्था में जा रहा है, तो उसका दाब होता है, उसका वाष्प दाब होता है उसके मोल अंश से, वाष्प दाब प्राप्त होता है उसके मोल अंश से गुणा करने पर अकेले में जो उसका दाब होता है जब वो अकेला होता है, जिसको Pi0 लिखते हैं। तो कह रहा है अब किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में, अब किसी विलयन में जो है, जो द्रव है और उसमें गैस घुली हुई है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि गैसीय घटक इतना वाष्पशील है कि वो गैस रूप में ही रहता है। अब देखिए गैस और वाष्प में अंतर क्या है, पहले समझिए। गैस वो चीज है जो सामान्यतः ताप कम करने और दाब डालने पर द्रव में नहीं बदलती सामान्यतः, जबकि वाष्प वो चीज है कि उसका केवल टेम्परेचर ही कम कर दो तो द्रव में बदल जाता है। जैसे पानी है, पानी जो है गर्म करने पे भाप बन जाता है, उसको ठंडा कर दो तो फिर पानी बन जाता है। तो पानी का जो गैस में बनना है उसको गैस को भाप बोलते हैं, यानी वाष्प बोलते हैं, यानी वेपर बोलते हैं। तो क्यों वेपर बोलते हैं, है तो गैस के रूप में। तो वेपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सामान्यतः ताप घटाने पर द्रव में बदल जाती है, जबकि गैस सामान्यतः ताप घटाने पर द्रव में नहीं बदलती। तो जब द्रव में नहीं बदलेगी तो गैसीय अवस्था में ही रहेगी। तो वही कह रहा है कि किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में गैसीय घटक इतना वाष्पशील है कि वो गैस रूप में ही रहता है तथा हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता, उस गैस की द्रव में घुलनशीलता हेनरी के नियम से निर्धारित होती है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो जिसके लिए फार्मूला क्या होता है, P = kH/x। तो यहाँ पर देखिए जो KH है ये समानुपातिक स्थिरांक होता है, समानुपातिक स्थिरांक होता है। इसको इंग्लिश वाले बुक में देखते हैं तो कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समानुपात को प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम की तुलना करें तो देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए Pi = xi/P0i है, यहाँ पर P = kHx है। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है। ये राउल्ट का नियम है, ये हेनरी का नियम है।
तो कह रहा है कि यदि हम राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की तुलना करें तो देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक की बात हो रही है अथवा गैस। यहाँ पर वाष्पशील घटक है और यहाँ पर गैस है, देखिए हेनरी के नियम में। तो वही कह रहा है वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। केवल समानुपातिक स्थिरांक KH एवं P0I में भिन्नता होती है। ये केवल KH और P0I में भिन्नता है, नहीं यहाँ भी मोल अंश है, यहाँ भी मोल अंश है। तो यहाँ पर जो वाष्पशील घटक का वाष्प दाब है वो मोल अंश के समानुपाती है, और यहाँ पर भी जो गैस है उसका वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती है। केवल KH और PI0 या P0I में अंतर है। तो वही कह रहा है कि केवल KH एवं P0I में भिन्नता होती है। तो इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है जिसमें KH का मान P0I के मान के बराबर हो जाता है। तो देखिए एक विशेष स्थिति बन जाती है कि KH की जगह P0I है, बाकी ये चीज़ें समान हैं। तो इसलिए KH हमारा P0I के बराबर हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जब राउल्ट और हेनरी के नियम की ये विशेष स्थिति है एक प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर विशेष स्थिति लिखा गया है। तो राउल्ट का नियम देखा जाए तो ये है, वाष्पशील घटक की बात हो रही है। और अगर हेनरी नियम देखा जाए तो ये गैसीय घटक के लिए है और इसका मान ये है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति में है जिसमें KH का मान PI0 के मान के बराबर हो जाता है। ऐसी ये स्थिति बन जाती है जाकर के। अब देखिए अगली हेडिंग देखते हैं, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। पहले हमने गैसीय पदार्थों का पढ़ा द्रव में विलयन, फिर द्रवीय पदार्थों का द्रव में विलयन, अब ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वाष्प दाब की किसकी बात हो रही है? विलयन है लिक्विड का यानी तरल का और उसमें ठोस घुला हुआ है। तो ठोसों का द्रव में विलयन एक तरह से। तो विलयनों का एक अलग महत्वपूर्ण वर्ग द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों का है। तो एक अलग सिस्टम है जिसमें द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ होते हैं, तो उस प्रकार का विलयन है। उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, शर्करा का जल में विलयन। तो जल में सोडियम क्लोराइड, नमक हमारा ठोस होता है, ग्लूकोज हमारा ठोस होता है, यूरिया ठोस होती है, शक्कर ठोस होती है। इस सब का जल में विलयन बनेगा तो ठोस का द्रव में विलयन है। और आयोडीन गंधक जैसे ठोसों का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन। तो आयोडीन गंधक ये सब ठोस है, इनको अगर कार्बन डाइसल्फाइड में घोला जाए तो कार्बन डाइसल्फाइड विलयन द्रव है और ये सब ठोस है। तो इन विलयनों के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायकों से बहुत अलग होते हैं। तो इन विलयनों के जो भौतिक गुण हैं वो शुद्ध विलायकों, कहने का मतलब जो द्रव है वो विलायक है यानी सॉल्वेंट है, यानी उसी भौतिक अवस्था में हमारा विलयन रहता है। तो विलायक अकेले अगर हो, ये ठोस घोले न जाए तो इनके लक्षण अलग होते हैं, लेकिन जब विलयन बन जाता है तो उनके लक्षण अलग हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि इन विलयनों के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायकों के गुण से अलग होते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा है कि वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर विलायक का अलग होगा और जब विलयन बन जाएगा तो उसका
अलग हो जाएगा। अब देखिए क्या बता रहा है कि किसी दिए गए ताप पर, अब देखिए ताप को निश्चित रखना है तभी हम गणना कर सकते हैं। ताप बदलेगा तो वाष्प दाब बदलता रहेगा, तो गणना ही नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज को नियत रखना पड़ता है। तो अगर हम ताप को नियत रखें तो कह रहा है किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता है यानी भाप बनता है, तथा साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प का द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कि एक निश्चित ताप पर अगर हम किसी द्रव की बात करें तो जो उसका वाष्पित होता है तो वाष्प बन करके वो क्या करता है कि एक साम्य अवस्था स्थापित कर लेता है। साम्य अवस्था पर क्या होता है, द्रव की वाष्प का द्रव प्रावस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो इसी द्रव के कण जो है जो वाष्प में बन जाते हैं, वेपर में बन जाते हैं, भाप में बन जाते हैं। तो चूंकि बीकर बंद है तो यही इसके ऊपर जो द्रव अवस्था में है इस वाष्प अवस्था द्वारा द्रव अवस्था में दाब डाला जाता है। उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब। नाम से ही पता है कि भाप का दाब, यानी वाष्प जो इन्हीं विलायक के कण जो वाष्प में बदल गए हैं उसी के द्वारा जो दाब डाला जा रहा है तो उसी को वाष्प दाब कहते हैं। आप देखिए चित्र 1.4 का में हम देख रहे हैं शुद्ध विलायक और इसके जो कण उड़ करके भाप बन गए हैं वही इस पर दाब डालेंगे। आप देखिए शुद्ध द्रवों की सारी सतह द्रव के अणुओं द्वारा घिरी रहती है। शुद्ध जो होते हैं तो उनमें ये सतह पर सारी सतह पर ये शुद्ध विलायक के ही अणु होते हैं। देखिए एक ही कलर से दिखाया है। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय डालकर विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। अब देखिए क्या कह रहा है अब इसमें अगर हम बिना भाप बनने वाले विलेय को घोल दिया जाए, बिना भाप बनने वाले सॉल्यूट को इसमें डाल दिया जाए। देखिए सॉल्यूट के जो विलेय के अणु हैं उनको हरे रंग से दिखाया गया। तो ये हरे रंग वाले तो भाप बन नहीं पाएंगे, तो ये हरे रंग वाले इस विलयन में रहेंगे। जब विलयन बन जाएगा जब विलेय डाल लेंगे तो ये परत जो ऊपर वाली सतह रहेगी इसमें विलायक विलेय विलायक विलायक विलेय रहेंगे। तो जो विलेय हैं वो तो उड़ेंगे नहीं, विलायक ही उड़ेंगे। तो उड़ने वाली सतह कम हो गई तो भाप कम बनेगी। जब भाप कम बनेगी तो भाप का दाब यानी वाष्प दाब भी घट जाएगा। तो अब देखिए तो वही कह रहा है कि शुद्ध द्रवों की सतह सारी सतह द्रव के अणुओं द्वारा घिरी रहती है, जैसा इसमें देख रहे हैं। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय डालकर विलयन बनाया जाए तो इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। जाहिर सी बात है, सीधी सीधी बात है कि विलेय तो वाष्प बनेगा नहीं क्योंकि अवाष्पशील है। अब देखिए दिए गए ताप पर विलयन का यह वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ध्यान दीजिए कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि कम अणु उड़ेंगे ना सतह पर। विलायक के अब कम अणु हैं तो सतह छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि वाष्प दाब घट जाएगा। तो वही कह रहा है कि वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन की सतह पर विलेय व विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं, अतः सतह का विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है। जाहिर सी बात विलायक से घिरा भाग कम रहेगा क्योंकि विलेय के भी हैं। सतह तो उतनी है जितनी पहले थी, अब इसमें केवल विलायक था, इसमें विलेय विलायक दोनों आ गए। तो वही सतह दोनों के लिए कम हो जाती है, विलेय के लिए भी विलायक के लिए भी। अतः सतह का विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी तदनुसार घट जाती है, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो विलयन की सतह से छोड़ करके विलायक कम जाएंगे क्योंकि विलायक अब सतह में कम है। जो सतह और बची है उसमें विलेय ने घेर लिया है, तो सतह छोड़कर जाने वाले विलायक कम होंगे तो वाष्प दाब घट जाएगा। अब आगे देखते हैं। विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, इसकी प्रकृति पर नहीं। ध्यान दीजिए। हाँ अब यहीं पर देखिए गणित लगाने की
ज़रूरत है कि आप कितना सही समझ पाते हैं। तो जो विलायक के वाष्प दाब में कमी आई विलेय मिलाने के बाद, तो वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिए, उसकी प्रकृति पर नहीं, विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। क्यों? कि अणु उसकी सतह को कम कर दे रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा मात्रा होगी सतह पर विलायक के रूप, उतनी ज़्यादा मात्रा सतह पर विलेय की आ जाएगी, तो विलायक के लिए कम होगी। तो मात्रा पर निर्भर करेगा ना, प्रकृति से कोई मतलब ही नहीं है। जितनी ज़्यादा मात्रा में अणु सतह में विलेय के आएंगे तो विलायक के लिए उतनी सतह कम बचेगी, तो मात्रा पर ही तो निर्भर करेगा। उदाहरणार्थ कह रहा है, अगर 1 किलो जल में 1 मोल सुक्रोज मिलाने पर जल के वाष्प दाब में कमी लगभग वही रहती है जो कि 1 मोल यूरिया को जल की उसी मात्रा में उसी ताप पर मिलाने में होती है। तो उदाहरण द्वारा दिखा रहा है कि अगर 1 किलोग्राम पानी ले लिया जाए विलायक और उसमें 1 मोल सुक्रोज डाल दिया जाए, तो लगभग वाष्प दाब में उतनी ही कमी आती है जितना 1 मोल यूरिया डालने पे। तो देखिए दोनों 1 मोल है, सुक्रोज और यूरिया। तो सुक्रोज अलग चीज़ है, यूरिया अलग चीज़ है, लेकिन वाष्प दाब में कमी उतनी ही आती है। तो मात्रा पे निर्भर है ना, क्योंकि मात्रा ये भी 1 मोल है, मात्रा ये भी 1 मोल है। तो बात को समझिए, मात्रा पे निर्भर करती है, प्रकृति पे नहीं। अलग अलग बदल देने पर भी सुक्रोज और यूरिया बदल दिया, लेकिन मात्रा 1 मोल है, तो वाष्प दाब में कमी उतनी ही आई है, क्योंकि दोनों की मात्रा 1 मोल है। मात्रा जब बदल देंगे, चाहे वो सुक्रोज ही रहे, मात्रा बदल देंगे तो वाष्प दाब में कमी बदल जाएगी। तो राउल्ट नियम को सामान्यतः इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अब जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो राउल्ट के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती है। फिर से ध्यान दीजिए कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, जो अवयव होगा उसका अकेले का वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब होगा। तो वही कह रहा है कि उसका आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हम द्विअंगी विलयन में विलयन को 1 व विलेय को 2 से व्यक्त करेंगे। विलायक को 1 विलयन नहीं, द्विअंगी विलयन में विलायक को 1 से यानी सॉल्वेंट को 1 से और सॉल्यूट यानी विलेय को 2 से व्यक्त करेंगे। तो क्या होगा कि जब विलेय अवाष्पशील होता है, विलेय अभी हमने अवाष्पशील लिया जो भाप नहीं बनेगा, तो केवल विलायक अणु भी वाष्प अवस्था में होते हैं, क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है और वाष्प दाब का कारण होते हैं। तो विलायक ही वाष्प दाब का कारण बनेगा, क्योंकि विलेय तो वाष्पित हो ही नहीं रहा। यदि P1 विलायक का वाष्प दाब व X1 उसका मोल अंश है हो एवं P01 उसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो, तो राउल्ट के नियम के अनुसार तो क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब P1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा विलायक के मोल अंश के, यानी P1 प्रोपोर्शनल टू X1। और जो है ये हो जाएगा P1 इक्वल टू X1 P1 0, अगर शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब P01 है। शुद्ध अवस्था में देखिए P01 शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, P1 विलायक का वाष्प दाब, X1 उसका मोल अंश है। तो यह स्थिति आ जाएगी जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, P1 इक्वल टू X1 P01। अब देखिए क्या होगा, समानुपातिक स्थिरांक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P01 के बराबर है, क्योंकि बराबर लगाया गया है। मोल अंश पहले P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 था, तो P01 आ गया तो बराबर का चिन्ह लग गया। तो समानुपातिक स्थिरांक कितना है, P01 के बराबर है। तो विलायक के वाष्प दाब व मोल अंश प्रभाज के मध्य खींचा गया आरेख रेखीय है। ऐसी बात है कि कहीं स्क्वायर कुछ है नहीं, सब में 1 1 पावर में है, पावर में 1 1 है, तो रेखीय ही होगा। यहाँ पे देखिए पावर 1 1 है, तो
पावर 1 1 होगी तो रेखीय होता है, हमेशा याद रखें। तो ये वाष्प दाब और मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन या मोल अंश के बीच खींचा गया आरेख कैसा होगा, रेखीय होगा। तो इस पर देखिए वाष्प दाब रखा गया और इस पर विलायक का मोल अंश, जिसको यक्ष से लिखते हैं, तो यक्ष विलायक लिख दिया। तो ये 0 से शुरू किया तो सीधी रेखा जाएगी, सरल रेखा। ये P0I है, ये समानुपाती स्थिरांक है शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी यही माना जाएगा। शुद्ध में जब होता है तो P0 लिखते हैं, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और यही समानुपाती की स्थिरांक भी है, क्योंकि समानुपात को खत्म करने के लिए बराबर का चिन्ह लगाया गया, तो P01 का गुणा किया गया है। यहाँ पर देखिए ये बराबर का चिन्ह समानुपात हटा के लगा है, तो P01 का इसमें गुणा हुआ है। तो ये समानुपाती की स्थिरांक भी है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब भी है। देखिए यदि कोई विलयन सभी सांद्रणों के लिए राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसका वाष्प दाब एक सरल रेखा में 0 से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक बढ़ता जाता है। अगर जो है सभी सांद्रणों का पालन करता है कोई विलयन, तब ऐसा होता है। अब देखिए आगे आ जाते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है द्रव द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसके आधार पर, राउल्ट के नियम के आधार पर। तो राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श में वर्गीकृत किया जाता है द्रव द्रव के विलयन को। जो द्रव द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के अनुसार द्रव में द्रव का विलयन हो, उसको आदर्श अनादर्श की बात कर रहा है। तो अब आदर्श विलयन किसको कहेंगे, तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे हम सदिश राशि की परिभाषा क्या देते थे कि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है, सदिश योग के नियम का पालन भी करे। तो उसी प्रकार यहाँ भी है कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करें तो उनको आदर्श विलयन कहते हैं। अगर राउल्ट के नियम का पालन करेगा हर एक सांद्रता पर, ऑल कंसंट्रेशन पर, तो राउल्ट के नियम का जब पालन करेगा तो उसे आदर्श विलयन कहेंगे, नहीं पालन करेगा तो अनादर्श विलयन कहेंगे। अब देखिए आदर्श विलयन के दो अन्य मुख्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने का एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता। तो ये दो और गुण होते हैं आदर्श विलयन के। क्या होते हैं कि जब उनको मिश्रित किया जाता है, शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर, शुद्ध अवयव मतलब विलेय और विलायक जब अलग अलग रहेंगे तो शुद्ध, अब उनको जब मिश्रित करके विलयन बनाएंगे तो क्या होता है, एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। न आयतन बदलता है और न ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, यानी डेल्टा एच मिक्सचर और डेल्टा वी मिक्सचर 0 होता है। न आयतन में परिवर्तन होता है, न ऊष्मा का आदान प्रदान, एंथैल्पी मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता है। ऐसी बात है, ऊष्मा का परिवर्तन न होने का मतलब न उत्सर्जित होती है और न अवशोषित होती है। इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है, और एक का आयतन जितना होता है और दूसरे का आयतन जितना होता है, जो मिला देते हैं तो दोनों के आयतन के बराबर होता है, न उससे कम होता है न ज्यादा होता है। तो वही कह रहा है कि इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। मान लीजिए 5 लीटर विलेय है और 5 लीटर विलायक है, तो मिलाने पर आयतन कितना होगा, 10 लीटर। केवल द्रव द्रव के विलयन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अब आणविक स्तर पर विलयनों के आदर्श व्यवहार को अवयव ए व बी के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें कि सॉल्यूशन हमारा आइडियल है कि नहीं है, तो ए और बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्टडी द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं।
शुद्ध अवयवों में अंतर आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं ए और बी प्रकार की होती हैं। जब शुद्ध अवयव होंगे तो ए अलग होगा, बी अलग होगा, तो जाहिर बात है ए अणुओं के बीच होगा, क्योंकि विलायक में ए है मान लीजिए और विलेय में बी है मान लीजिए, तो ए के बीच और बी के बीच क्योंकि अलग अलग हैं, अभी मिलाए नहीं गए, तो ए अन्योन्य क्रिया टाइप रहेगी और बी टाइप अन्योन्य क्रिया रहेगी। तो वही कह रहा है कि जब शुद्ध अवयव होंगे तो उनमें अंतर आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन वाली रिएक्शन होंगी, क्रियाएं होंगी, वो ए और बी प्रकार की होती हैं। जबकि द्विअंगी विलयनों में अब जब उनको मिला दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि विलेय और विलायक आपस में मिल जाएंगे, यानी ए और बी आपस में मिल जाएंगे, तो अब अन्योन्य क्रियाएं कैसी उपस्थित हो जाएंगी। तो जबकि द्विअंगी विलयनों में इन दोनों अन्योन्य क्रियाओं के अतिरिक्त है, ये तो आपस में ए वाले करेंगे, बी वाले करेंगे ही, लेकिन ए वाले बी के साथ भी करने लगेंगे, क्योंकि अब विलयन में ए और बी दोनों आ गए, तो ए बी प्रकार की भी अन्योन्य क्रियाएं उपस्थित होंगी। ए और बी के अतिरिक्त ए बी टाइप भी, मतलब ये भी उपस्थित रहेंगे विलयन में। यदि ए व बी के बीच अन्योन्य अंतर आणविक आकर्षण बल ए बी के समान हो तो यह आदर्श विलयन बनता है। आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये अलग अलग थे तो मान लीजिए विलायक में ए टाइप था और विलेय में बी टाइप था, तो जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही थी, मिलाने पर अगर ए बी टाइप में भी उसी तरह के अंतर आणविक आकर्षण हो, उसी के समान जैसा ए और बी में था वैसा ही ए बी भी हो, तो हम बोलेंगे कि ये विलयन आदर्श विलयन बनाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन तथा बेंजीन और टॉलुइन आदि के विलयन इस वर्ग में आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सामान्यतः जैसे संसार में बुद्ध आइडियल थे, वैसे आइडियल होना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बताते हैं कि बुद्ध के पहले भी बुद्ध हो, कई बुद्ध और हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से आदर्श यानी आइडियल विलयन होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी होते हैं। जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, बेंजीन, टॉलुइन, ये सब हमारे आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण। अब आगे आ जाता है हमारा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन तो ये काफ़ी बड़ा है, अनादर्श विलयन पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, अब आगे स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।